गाइस आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से क्लास में दोस्तों। ठीक है, जा रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का आज का फिर से क्लास करने के लिए दोस्तों। आज फिर पढ़ाई होने वाला है दोस्तों। बजट के बारे में कुछ और नया जानकारी मिलेगा तो हम आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे दोस्तों इकोनॉमिक्स का बजट का दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्लास अब समाप्त तो हो चुका है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत होती है दोस्तों राजस्व व्यय से दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। तो राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसमें व्यय करने से सरकार को ना ही परिसंपत्तियां बढ़ती है और ना ही जो ऋण लिया गया है उस ऋण को दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे व्यय को हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं राजस्व व्यय जो होता है यह एक प्रकार का गैर विकास वाला काम में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं यह एक प्रकार का गैस विकास व्यय है दोस्तों। ठीक है, और यह होता है कि यह आवर्ती होने वाला व्यय है दोस्तों, यानी कि बार बार व्यय होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा पढ़ाई हुआ है पूंजीगत व्यय दोस्तों। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय क्या होता है आइए आपको बताते हैं। यह वह व्यय होता है जिसमें व्यय करने से सरकार की एसिड बढ़ती है और लाइबिलिटीज कम होती है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब परिसंपत्तियां बढ़ती हैं और ऋण को चुकता किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं यह जो व्यय होता है विकासात्मक कार्य के लिए होता है और यह गैर आवर्ती होते हैं। कहने का मतलब एक बार पैसा देकर चुकता करने वाला होता है दोस्तों। यह होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, आइए आपको और कुछ जानकारी देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 1985 से पहले सरकार अपने व्ययों को दो भागों में बांटकर व्यय करती थी। पहला था दोस्तों विकास व्यय, दूसरा था गैर विकास व्यय दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके। विकास में मतलब विकास के काम के लिए और जो गैर विकास है तो विकास के बिना काम के लिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब समय आया 1985 में, तो 1985 में सुखमय समिति की एक रिपोर्ट आई और सुखमय समिति के रिपोर्ट के अनुसार इसे बदलकर एक नया रूप दे दिया गया, जिसका कहा गया कि यह एक जो विकास वाला व्यय था उसका नाम था दिया गया नियोजित व्यय, और जो गैर विकास वाला व्यय था उसे कहा गया कि यह दोस्तों गैर नियोजित व्यय है दोस्तों। ठीक है, तब बात कर लेते हैं जो नियोजित व्यय है यह क्या है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी पंचवर्षीय योजना आती है उस पंचवर्षीय योजना में दिए गए सभी विषय पर जो पैसा व्यय होता है तो ऐसे व्यय को हम लोग कहेंगे नियोजित व्यय। और जो गैर नियोजित व्यय है तो वैसे व्यय जो पंचवर्षीय योजना में ना है लेकिन फिर भी व्यय होता है तो वैसे व्यय को गैर नियोजित व्यय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके। अब बात कर लेते हैं समय आता है 2011 में। 2011 में समय आता है तो इसमें सी रंगराजन समिति ने एक रिपोर्ट पेश किया और उन्होंने बताया कि फिर से जो यह चल रहा है व्यय का सिस्टम, इस व्यय के सिस्टम को चेंज करना होगा दोस्तों। ठीक है, तब इसके कहने के अनुसार तब एक नया शब्द का यूज होने लगा। एक था राजस्व व्यय और दूसरा था पूंजीगत व्यय दोस्तों। ठीक है, जो चल रहा था। ठीक है, लेकिन बात आता है 2016 में। 2016 में एक समिति बनती है जिसके अध्यक्ष रहते हैं शिवराज सिंह चौहान दोस्तों। ठीक है, और जिस समिति के नाम होता है उप समूह समिति दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसे भी चेंज कर देना चाहिए और 2017 और 18 में नया चेंज कर दिया गया। चेंज करने के बाद सरकार के जो नया व्यय का नया वर्गीकरण है वह कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, यह होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है योजनागत व्यय, दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय दोस्तों। ठीक है, तो जो योजनागत व्यय होता है यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, पहला होता है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और दूसरा होता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं पहले केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो यह वह योजनाएं होती है जिसमें केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सरकार लागू करती है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए। बात की जाए पैसा की तो पैसा कुछ केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार मिलाती है दोस्तों। ठीक है, और जो जो नियम और कानून होगा इसमें किस किस विषय पर व्यय होगा, जो राज्य सूची में दिए गए व्यय है उसी पर कानून बनाकर व्यय करने का तरीका केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार लागू करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। यह कौन सी योजनाएं होती है, तो यह वैसी योजनाएं होती है जिसमें बनाता है केंद्र सरकार
और लागू भी केंद्र सरकार ही करता है और पैसा भी केंद्र सरकार ही देता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे व्यय को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप यह समझ चुके योजनागत व्यय में। दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें जो डिफेंस पर पैसा खर्च होता है वह शामिल होता है, जो सब्सिडी पर पैसा खर्च होता है वह शामिल होता है, जो पेंशन पर पैसा खर्च होता है वह सभी शामिल होता है दोस्तों। जो ग्रांट्स जो सरकारों को अनुदान दिया जाता है उस पर जो पैसा व्यय होता है वह सभी इसमें शामिल होता है दोस्तों, ठीक है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, जैसे कि आपको मैंने पीछे बताए हैं, यह भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरा होता है कोर स्कीम, तीसरा होता है ऑप्शनल स्कीम दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करें कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या होता है, तो इसमें 6 योजनाएं शामिल होती है और इसमें एनएसपी होता है, मनरेगा वाला जो होता है, और अम्ब्रेला स्कीम चलता है जिसमें दोस्तों शामिल होता है एसटी वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पैसा इसके हिसाब से दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कोर स्कीम होता है, तो कोर स्कीम में सरकार 60% पैसा खुद देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है। वहीं बात की जाए पहाड़ी क्षेत्र या हिल्स प्रदेश की, तो इसमें होता है 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए ऑप्शनल स्कीम में, तो ऑप्शनल स्कीम में 50% पैसा केंद्र सरकार और 50% पैसा राज्य सरकार देती है। वहीं हिल्स और पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र की बात की जाए तो 80% पैसा केंद्र सरकार देती है और 20% पैसा राज्य सरकार देती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमने बारी बारी से आप सभी दोस्तों को बता दिया दोस्तों, जो ही व्यय होता है सरकार का उसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरकार का जो व्यय हुआ है 2023-24 में जो होने वाला है अनुमान, उसमें रुपया कहाँ से आता है आइए आपको बताते हैं और आपके स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे, उसे आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक होता है निगम कर, क्या होता है निगम कर से जो पैसा आएगा कितना आएगा 17%, दूसरा जो आय कर है कितना आएगा 19%, केंद्र उत्पादन शुल्क से आएगा 5%, सीमा शुल्क से आएगा 4%, जीएसटी से आएगा 18%, गैर कर राजस्व से आएगा 9%, ऋण एवं अन्य देयता से आएगा दोस्तों 27% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां से आएगा 1% दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों पैसा आता है, रुपया कहाँ से आता है, इतने जगहों से पैसा आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो पैसा यहाँ आया तो अब पैसा कहाँ कहाँ जाता है, आइए इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं पर पैसा व्यय होता है 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पर पैसा व्यय होता है 14%, ब्याज भुगतान पर होता है 19%, रक्षा पर व्यय होता है 8%, पेंशन पर 4%, सब्सिडी पर 6%, कर एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा जो होता है 21% का, वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसफर पर जो व्यय होता है 9%, जो अन्य व्यय होता है 9% दोस्तों, ठीक है। तो ये था पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे जाता है दोस्तों, हमने आप सब दोस्तों को बारी बारी से समझा दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों पढ़ाए हुए है बजट के प्रकार दोस्तों, टाइप्स ऑफ बजट दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको बता देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक ही है बजट के प्रकार। तो बजट का 3 प्रकार होता है, एक होता है संतुलित बजट, दूसरा होता है घाटे का बजट, तीसरा होता है अधिशेष बजट। तो आइए आपको बारी बारी से बताते हैं। बात कर लेते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें मान के सरकार का जितना व्यय किया और उतना पैसा आ गया, तो वैसे व्यय को हम लोग कहते हैं संतुलित बजट, जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होता है। वहीं बात की जाए घाटे का बजट, तो मान लीजिए घाटे का कुल व्यय ज़्यादा हो जाए और राजस्व कम हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब खर्चा आप ज़्यादा कर दे और व्यय कम और राजस्व कम आए, तो उस वैसे स्थिति को वैसे बजट को हम लोग कहेंगे घाटे का बजट। वहीं बात की जाए अधिशेष बजट, तो अधिशेष बजट वह होता है कि मान लीजिए कि राजस्व ज़्यादा आए और व्यय हम कम करें। मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से 80 रुपया खर्च कर 20 रुपया जो बच जाएगा वह अधिशेष बजट कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तीनों को बारी बारी से हमने आपको समझा दिया। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ाया हुआ है जो घाटे का बजट है, यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। तो घाटे का बजट भी 3 प्रकार का होता है, तो आइए आपको इसको भी बता देते हैं। तो घाटे का बजट में पहला होता है दोस्तों राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है, जब हम राजस्व जो व्यय होता है, अगर राजस्व व्यय ज़्यादा हो जाए राजस्व प्राप्तियां से, तो वैसे व्यय को हम लोग कहेंगे राजस्व घाटा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दूसरा होता है प्रभावी राजस्व घाटा। यह क्या होता है, जब अभी अभी जो हमने निकाला है राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा में अगर ज़्यादा हो जाए किससे, तो राज्यों को जो अनुदान दिया गया है उससे, तो वैसे घाटे को हम लोग कहेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। और अंतिम होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए कुल व्यय जितना भी सरकार व्यय कर, ये कुल व्यय ज़्यादा हो जाए किससे,
कुल राजस्व से। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि ऋणों को छोड़कर जो ऋण जो से पैसा जो आया है उसको अगर छोड़ दिया है, तब भी अगर ब्याज ज़्यादा हो जा रहा है और राजस्व कम हो जा रहा है, तो वैसे व्यय को हम लोग कहेंगे राजकोषीय घाटा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा, क्योंकि यह 4 घंटा का क्लास था जिसके चलते थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम।